अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में काफ़ी सारी अहम तब्दीलियां आई हैं और आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे थे कि बानी PTI इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई और खैर सगाली के पैगामात दिए गए, तो उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से भी आज ये बात हो रही है, आवाज़ आ रही है कि जी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। और ख़ुद इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि अपोजिशन को एतमाद में लें, उनसे मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी मज़ीद जमातों से बातचीत का सोचा है और प्लान किया है कि अपना जो ग्रैंड अलायंस है उसको नए सिरे से तरतीब दिया जाए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आई, एक ऑलरेडी जो अलायंस मौजूद था उसके होते हुए नए अलायंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसमें क्या हिकमत अमली अब हम मुख्तलिफ देख सकेंगे PTI की तरफ से, इस पर भी बात करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अभी तक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि हमने ये देखा कि पार्लियामेंट में गुज़श्ता हफ्ते एक अहम कानून साजी की गई है और इस कानून साजी से जो तासुर मिल रहा है वो ये है कि शायद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ, उसी के लिए ये कानून साजी की गई है। क्या वाकई ऐसा है और क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरीके से उनका रास्ता रोका जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर जमात इस्लामी का धरना कितना प्रॉब्लमेटिक है इस हुकूमत के लिए, इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ शुएब शाहीन साहब, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप से ही बात का आगाज़ करती हूँ। आपने जमात इस्लामी के आज धरने में भी शिरकत की है और ये एक आज अनाउंसमेंट भी सामने आया है कि जी एक नया अलायंस जो है वो बनाया जाएगा। अगरचे जमात इस्लामी की तरफ से कल तक तो इसी तरह के बयानात थे कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि नए अलायंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और कौन कौन सी पार्टी से नए अलायंस के तहत आप लोग बात करने जा रहे हैं? देखिए जी, सिवाय इन कठपुतलियों के तीन जो इस वक्त हैं बरसर इक़्तिदार हुकूमती पार्टियां, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM, इसके अलावा हम हर एक से बात करने को तैयार हैं और तमाम हम पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को एक जिसको 1 पॉइंट एजेंडा कहें, 2 पॉइंट एजेंडा कहें, उस पर हम लाना चाहते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान इस वक्त बेआइन हो चुका है। इस वक्त तबाही और बर्बादी हो चुकी है, माशी बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुअत्तली और जिस अंदाज से पब्लिक और हमारा यूथ और हमारा पढ़ा लिखा तबका ब्रेन ड्रेन हो रहा है या लोग पैसा यहाँ से लेके कारोबारी तबका मुल्क छोड़ के भाग रहा है, ये हर शख्स परेशान है। ये मुल्क किसी लिहाज से ये जो आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो कुछ मीडिया में आ रहा है, उससे ज़्यादा तल्ख़ है। हम पब्लिक में होते हैं, हमें लोगों की मजबूरियाँ और मुश्किलात को पता है। आज आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधी तकरीबन निस्फ़ आबादी आपकी सतह गुर्बत के पीछे चली गई है। कहना आसान होता है, मगर जब हकीकी मानों में इसको आप सोचेंगे तो आपको लग पता जाएगा। शाहीन साहब, जो आइन की बहाली की आपने बात की है उसके ऊपर तो ऑलरेडी आपका अलायंस मौजूद है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का, जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं। आप लोग उसकी मेजर स्टेक होल्डर हैं, बाकी जमातें भी हैं, तो उसी को आप लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं या नया अलायंस बना रहे हैं? क्योंकि जो तासुर मिल रहा था वो ये था कि जैसे कोई नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वो तो इत्तेहादी हमारी जमातें हैं, वो तो हमारी साथ हैं, उसी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और भी हमारी कोशिश है कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस इत्तेहाद में शरीक हो जाएं, ताकि हम ये आइन के तहफ़्फ़ुज़, आइन की बहाली, कानून की बालादस्ती, निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम कर सकें। प्रैक्टिकली तो आपको मैंने जैसे बताया, आइन मुअत्तल है, कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना और हथियार है जो कि PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ साथ जो जमहूरियत है वो तमाशा बना कर रख दिया गया है। 17 सीटों वाले को इक़्तिदार मिल गया और जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे PTI और इमरान खान हैं, जो फेडरेशन की अलामत है, उस पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। ये किसी लिहाज से मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और जब कानून की
हुक्मरानी की बात हम करते हैं, आप एक तरफ देखें कि लोगों के ऊपर जबर, जुल्म, बर्बरियत, चार दीवारी की पामाली, प्रॉपर्टीज, घर तबाह हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, उनसे कारोबार बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ अयाशियाँ इनके अल्ले तल्ले इन बदमाशों के और इन हुक्मरान तबके के आप देखें, दुबई लीग्स में $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज निकली, जिसमें जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, उसमें मोहसिन नकवी की फैमिली, जो आप नाम ले सकते हैं, रावनवार की पता चला जनाब 70 प्रॉपर्टीज निकली हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी आप देखेंगे उनके ऊपर एक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अच्छा, गंदम लीग, गंदम स्कैंडल में जितने पैसे खाए गए हैं उसका कोई आज तक हिसाब किताब नहीं पता चला। जी सर। शुएब हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जितनी बातें की, कमोबेश ये सारे इल्ज़ामात जब आप लोगों की हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन आप पे लगाती थी, और दुबई लीक्स की आपने बात की तो पनामा लीक्स के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उस वक्त भी सिवाय शरीफ फैमिली के, मियाँ नवाज शरीफ के, बाकी जो लिस्ट में जितने भी नाम थे किसी एक को भी कोई सज़ा नहीं मिली, किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये क्या मामला है? जब अपोजिशन में आप लोग होते हैं तो सारी चीज़ें, अवामी दुख आपको याद आते हैं, मामला सारे सामने आते हैं, लेकिन जो ही पार्टी हुकूमत में जाती है वो ये सब कुछ भूल क्यों जाती है सामने? लेकिन पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स हुई, J7 फील्ड अपार्टमेंट में वो आज भी रह रहे हैं, उनका पूरा ख़ानदान रह रहा है, जिसको उसने खुद भी एडमिट किया, हुसैन नवाज ने एडमिट किया, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा कि ये हैं वो ज़राए और रसीदें और मैं अदालत में पेश करूँगा। फिर कतरी खत ले आए, पता चला कि वो भी जाली और झूठा था। मुझे बताएं, हम अदालतें तो उसको भी सज़ा नहीं दे सकी और वो प्रोटोकॉल के साथ आता है और आकर के बरी जिम्मा हो जाता है। देखें, आपको अल्लाह पर हक है, अल्लाह के ने हर किसी का पर्दा रखा होता है, मगर सच सामने आके रहता है। आप मुझे बताएं, आज ख्वाजा आसिफ के बकौल अभी 7 महीने की हुकूमत थी, उनको फैज साहब और बाजवा साहब कह रहे हैं कि आएँ जी आप पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लें और फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लें। ठीक है, ये एडमिटेड फैक्ट्स है। ये बता दें, आज इमरान खान जेल में है, उसके खिलाफ 218 मुकदमात बनाए। मुझे बताएं, अगर वो करप्ट था तो लाते ना उसका कोई प्रॉपर्टी के सबूत, कोई उसकी इन्वेस्टमेंट, कोई उसके बाहर प्रॉपर्टीज, कोई उसके बैंक अकाउंट्स, आज कुछ नहीं ला सके तो जाली मुकदमात बनाए जो खत्म हो गए। नहीं, लेकिन शुएब शाहीन साहब उस वक्त आपके चेयरमैन साहब जो थे वही तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, वही कहते थे कि बाजवा साहब जो हैं वो नेमत है। देखें सर, जुर्म तो कभी नहीं छुपता ना, जराइम तो आज भी मौजूद हैं। अगर पनामा लीक्स में और नाम आए थे, आज भी उसकी तहकीकात हो सकती हैं। लेकिन आज जो गंदम स्कैंडल आपके सामने बाई नेम आए हुए हैं, जो हुक्मरान इक़्तिदार, देखें, एक बिजनेसमैन की मजबूरी हो सकती है, वो यहाँ से पैसा ले जाएगा क्योंकि आपने वहाँ से यहाँ इन्वायरमेंट नहीं दिया, वो जाकर वहाँ बिजनेस करता है, बाहर जाता है, कारोबार करता है, ठीक है। लेकिन एक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, उस ज़माने में आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर है, उस ज़माने में आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, सामने नज़र आ रहा है कि आप बेईमानी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उसके बारे में तहकीकात भी नहीं करते। ठीक है, चलिए अब आज की बात पे आ जाए ना, फिर वो बातें कहीं और निकल जाती हैं। मैं उधर ही आ रहा था, मुझे ये फरमाइएगा, आपके जो हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने जा रही है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि PTI जो है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उससे महरूम हो जाएगी इस तरह से। तो क्या ये सिर्फ PTI को रोकने के लिए किया जा रहा है या क्या आप समझते हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नाकाम होंगे इंशाल्लाह। वजह उसकी ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये दे नहीं सकते किसी कानून को। ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है। आपके सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट फैसला दे चुकी है। ये जो अपील का हक दे रहे थे बैकडेटेड, उन्होंने कहा कि आप ये नहीं दे सकते, ये इलीगल है। इसी तरह आप देखें कि इसमें बदनीयती उनकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला दे चुका है और उसको नलीफाई करने का अख्तियार इनके पास कैसे, कहाँ से आ गया? फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठा करके जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया उसको उठा के सब्साइड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात यह है कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम एक पार्टी के मेंबर थे और हैं, और पार्टी को जो बल्ले का निशान छीना गया वो भी गलत था, मगर उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है।
और हमारे हुकूक से हमें किसी लिहाज से भी हमें डिप्राइव नहीं कर सकते। आपकी इंटरप्रिटेशन तो है शोएब शाहीन साहब, लेकिन अल्टीमेटली तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला आपको फिर अदालत में ही ले जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर अगर फर्दर टाइम लगेगा तो इसका मतलब तो ये कि फौरी तौर पर तो इस जो पहले फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा, और ये लिंगर ऑन करने में तो कम से कम हुकूमत कामयाब हो जाएगी। देखिए, इन्होंने पहले भी इलेक्शन 90 डेज में नहीं कराया था, और भी आज इनके खिलाफ बहरहाल जब मौका मिलेगा इनके खिलाफ इंसाफ होगा। और जो आज ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने से कोशिश कर रहे हैं कि डिले हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये कर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर किसी को कोई बहम हो तो वो 8 सुप्रीम बेंच के पास आ सकता है। और मेरा ख्याल है कि इस लॉ को भी अगर ये प्रोमोलगेट हो गया तो अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे तो इसको ये ना मंजूर करें, और अगर ये करेंगे उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम इसको चैलेंज भी करेंगे और ये सेटिस्फाइड भी होगा, और इनको शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आप क्योंकि एक माहिर कानून भी हैं, तो मैं आपसे एक तालिब इल्म के तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत होती है, जहाँ जहाँ आइन होता है, वहाँ पे एक कॉमन लॉ है जो प्रैक्टिस किया जाता है। पाकिस्तान में भी उसी तरह से कि किसी भी कानून साजी को जब पार्लिमान कानून साजी करती है तो कोई भी कोर्ट उसको बदनीयती करार नहीं दे सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई कानून अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसको बदनीयती नहीं करार दिया जा सकता, ना आज तक कभी हुआ। तो आप नहीं समझते कि अगर ये कॉमन लॉ भी जो है इस पे भी अगर कोई मामला होगा तो उससे मज़ीद को बहरान पैदा होगा? देखें, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक कानूनी नुक्ता पेश किया है, लेकिन इसको कहते हैं कि मेलाफाइड एट्रीब्यूट नहीं की जाती आम तौर पर पार्लियामेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, आप जरा इसको लिख लें, अगर आप देख लीजिएगा, 2013 CMR 1752 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आखिरी चंद लाइनें एडिशनल नोट हैं जस्टिस आसिफ खोसा साहब का। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को मेलाफाइडी तो एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मगर लैक ऑफ बोनाफाइडी है। उसका मकसद यही है कि नेक नियति नहीं है। उसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि बदनीयती है, यानी नेक नियति से ये कानून पास नहीं किया गया। घुमा के मतलब तो फिर वही हो गया। ठीक है, सही है, बदनीयती नहीं है लेकिन नेक नियति भी नहीं है। ठीक है, नेक नियति नहीं है। ठीक है, जो हमने देखा है और इसका एक नज़ीर आपको मिलती है, राइट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी थोड़ी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हिकमत अमली है PTI के आगे, क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि NOC नहीं मिलता तो एहतजाज कैंसिल हो जाता है। अब सवाबी का जलसा आप लोगों ने रखा है, उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट है कि इस्लामाबाद का जलसा लाजमी होगा। आपको लग रहा है कि सड़कों पर मुतहरिक ना होने का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है और वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए आप लोग जो कर सकते थे? देखें, आज भी मैं धरने में शिरकत करके आया हूँ और बहुत बड़ी रैली की सूरत में हम गए हैं वहाँ, लेकिन उसके साथ साथ देखें हमारे पास अब 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने मांगी हुई है डेट 13 अगस्त की, जबकि कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्होंने ला करके NOC हमें अब दिया है 22 अगस्त का। अब सिर्फ इस बात पे डिटरमिन होना है, कोर्ट के पास मौजूद है ये कि क्या हमने 22 अगस्त को ही करना है, वो हमारी लीडरशिप अभी फैसला करेगी, या हमने 13 अगस्त को ही करना है। लेकिन अब हमने वाज़े तौर पर अदालत को भी और पब्लिक को भी और अवाम को भी और कौम को भी हमने बता दिया है कि हमने अब ये इंतज़ार नहीं करना कि उन्होंने हमारा NOC कैंसिल किया, NOC मौजूद है या NOC मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की तारीख का इंशाल्लाह पहला ये तो अब 5 को जो सवाबी का बहुत बड़ा जलसा होगा, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आप देखेंगी इस्लामाबाद में होगा। वो जो भी हम तारीख अब मुतय्यन करने लगे हैं इंशाल्लाह वो अच्छा। लेकिन शोएब शाहीन साहब, एक और जो हमें तब्दीली नज़र आ रही मौक़िफ़ की, कि पहले आप लोग इस बात के ऊपर हमें मुसर नज़र आ रहे थे कि मैंडेट वापस किया जाए, लेकिन अब आम इंतखाबात, नए इंतखाबात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तो क्या आप लोग बिल्कुल मायूस हो चुके? मैंडेट आपको वापस मिलता नज़र नहीं आ रहा, या उस मुतालबे से आप लोग दस्तबरदार हो गए? नहीं, हम दस्तबरदार भी नहीं हुए और नए मैंडेट हम मायूस भी नहीं हुए, लेकिन ये खान साहब ने ये कहा है कि उनको ये नज़र आ रहा है और उनकी पेशीन गोई कभी गलत साबित नहीं हुई कि जब भी ये फैसला होगा और मैंडेट हमें वापस मिलेगा तो इस बात का इम्कान है कि ये असम्बलीज तोड़ दें।
और इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारा ये मुतालबा नहीं है कि नए इलेक्शन कराएं। हम अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए या जुडिशल कमीशन के जरिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन पेंडिंग है और जिसको अभी तक एक तारीख भी नहीं लगी। हम ये तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारी अगर केस सुना जाएगा तो सच सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है, पूरी कौम जानती है कि हमने 180 से ज़ायद सीटें जीती हैं। तो कि अगर मखसूस सीटें मिलती हैं तो हम 3/4 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आते हैं। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि आज आपने जमात इस्लामी के धरने में भी शिरकत की और आपको जमात इस्लामी के मुतालबात का भी अच्छी तरह से इल्म है। क्या आप ये समझते हैं कि IMF के मुतालबात और मौजूदा शराइत के पेश नज़र हुकूमत इस पोजीशन में है कि जमात इस्लामी के मुतालबात मान सके? देखें जी, इन बेईमानों के पास सारा कुछ उसके ज़राए और तरीक़े कार हैं, बशर्ते कि उसका ऑडिट कराएं ना, क्यों नहीं कराते, और उसको रिवाइज़ कराएं, क्यों नहीं कराते। इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि 148 रुपये उन्होंने डॉलर के रेट को कंफर्म किया था, फिक्स किया था, फ्रीज किया था। अगर ना किया होता तो आज आपको अगर 1 लाख का बिल आता है तो आपको 2 लाख रुपए का बिल देना पड़ता। और मेरा ख्याल है कि ये इंशाअल्लाह ताला इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे ये मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, अवामी मुतालबा है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें हमें पूरी कौम को साथ देना चाहिए, मिलके इन चीज़ों को हम कामयाब कराएं और अपने हुकूक हासिल करें। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये भी इतलात है कि आज भी जब आप धरने में गए तो वहाँ रावलपिंडी पुलिस ने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो क्या आप समझते हैं क्यों हुकूमत आपको गिरफ्तार करना चाहती है? वो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो क्यों चाहते हैं। वो कठपुतली हैं और वो ये तो कठपुतलियों के गुलाम बने हुए हैं। और वहीं वो आ गई थी पुलिस, लेकिन बहरहाल वो शहरियार रियाज साहब हमारे MNA जो फॉर्म 45 के वहाँ के वो भी थे, हमारे साथ काफिला था और मैं भी साथ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच बचा के निकला है और हमारे कारकुनान हमारे साथ थे। हमने तो उनको कहा, भाई तुम गिरफ्तार करना चाहते हो ज़रूर करो, लेकिन तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाएंगे। आप हमें न धरनों से, न फंक्शन से, न रैली से रोक सकते हैं, ना ही रोक पाएंगे। ठीक, एक तरफ तो लेकिन ये गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं शोएब शाहीन साहब, लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा कि राजा परवेज अशर साहब की तरफ से ये डिमांड की गई शहबाज शरीफ साहब को कि आप बातचीत करें अपोजिशन से, और उनकी तरफ से भी आज मैं आज़म नज़ीर तारड़ को भी सुन रही थी, वो भी ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल इस पे हम तो चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो। तो आप समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों से मुज़ाकरात करेगी? और अगर हुकूमत, आप लोग तो कहते हैं आपने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, लेकिन अगर हुकूमत ने आपकी तरफ कोई वफ़द भेजा, कोई कमेटी तैयार की आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो आप लोग बात करेंगे? पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने बातचीत की बात की तो हमने अचकज़ई साहब को एम्पावर किया जी वो बात करेंगे, अगर कोई प्रपोजल है तो आप उनको दें। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने APC की बात की, हमने उसमें शिरकत की, दावत कबूल की, लेकिन 12 जुलाई को फैसला आया और 15 जुलाई को इनके अता तारड़ ने किसके कहने पे आकर के माहौल ख़राब किया और कहा कि नहीं जनाब हम तो इन पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये कठपुतली हैं, इनको ये झूठे हैं भी हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है। देखिए उसने कहा जी हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ने तो आज तक कैबिनेट की डिसीजन नहीं किया, कैबिनेट की इस मौजू पे मीटिंग ही नहीं हुई। उसने कहा जी इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला हुआ है, इत्तेहादी तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, डिप्टी चेयरमैन कहता है हमें पता नहीं है। तो बात यह है कि अच्छा फिर एतमाद साजी का क्या माहौल है कि हमारे खिलाफ इस तरह के पर्चे पे पर्चे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, 25 से ज़ायद गायब किए हुए हैं और हमारे रऊफ हसन साहब को दहशतगर्द बनाया हुआ है। और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि क्या ये एतमाद साजी है गुफ्तगू के लिए? ये झूठे हैं, इनको पता है कि जिस दिन सीरियस गुफ्तगू हुई उस दिन इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा, और ये किसी तरह से भी ये बात नहीं करेंगे, ना ही बात करने में संजीदा हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। और जहाँ आप बात करना चाहते हैं वहाँ से क्या पैगाम आया? क्योंकि आप लोगों की तरफ से फिर कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब ने बड़े खैर सगाली के पैगाम भी भेजे, तो उधर से भी कोई जवाब आया खैर सगाली? देखें दो अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दो फरीक हैं इस वक्त। एक है अवाम जिसके हकीकी नुमाइंदे इमरान खान है, दूसरी फरीक है एस्टेब्लिशमेंट। अब ज़ाहिर दो फरीकैन के दरमियान बातचीत होगी इस मुल्क की खातिर। ठीक है शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और PTI का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं आगे, नाज़रीन आपने मौक़िफ़ जाना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इमरान साहब जैसे बात मैं उनसे भी कर रही थी कि आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कि इत्तेहादी जमात के हैं, उन्होंने भी ये इसरार किया कि अपोजिशन से बातचीत की जाए। आपको लगता है कि हुकूमत वाकई ही अपोजिशन को इंगेज करने में सीरियस हो सकती है, जबकि अब उनकी इत्तेहादी जमातें भी उनको कह रही हैं? देखिए समीना, बात यह है कि इत्तेहादी जमातें भी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी की जो बात करती है वो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए कर रही है। सिर्फ ये शो करने के लिए कि नहीं जी हम तो जो है ना पूरी तरह से हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो जो थोड़ा सा गैप रखना चाह रहे हैं उसके लिए इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज़ जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM तीनों एक पेज पे हैं। और जितने मामलात हैं, और ख़ास तौर पे मैं आपसे फिर ये बात कर दूं, वो इलेक्शन एक्ट तरमीम हो या कोई भी हो, आपको याद होगा पहले भी यहाँ पंजाब में भी जो था तो गवर्नर साहब छुट्टी पे चले गए थे और मलिक अहमद साहब कायम मुकाम गवर्नर बन के उन्होंने वो साइन कर दिया था भी। तो ये सारी चीज़ें आपस में तय हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो ये एक चेहरा सामने लेके आई हुई है कि नहीं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हम तो उन्हें समझाते हैं, ये सिर्फ उसके लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज ये बात। इसका मतलब संजीदगी से ये कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? इस वक्त जो हालात हैं, संजीदगी से बिल्कुल मुज़ाकरात हुकूमत की तरफ से होना ही नहीं चाहते, और ना ही इस वक्त PTI भी संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। PTI भी मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, वो भी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, और इस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमलन अगर आप देखें तो कोई भी फरीक, तीनों फरीकों में से कोई भी फरीक कोई किसी से बात नहीं करना, सारे रूठे रहना चाहते हैं। जमात इस्लामी के साथ अलबत्ता हुकूमत ने ज़रूर बातचीत के लिए एक कमेटी भी बनाई और उनका धरना इस वक्त 8वें रोज़ में अब दाखिल हो चुका हुआ है। तो इमरान साहब, जमात इस्लामी का जो ये एहतजाज है, शुरू में ऐसे लग रहा था जैसे बनाई गई एक कमेटी भी कि शायद उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया जाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक मुल्क की तहरीक में बदल सकता है? क्योंकि अब तो हाफिज़ साहब ने ये ऐलान किया है कि हम इसको हुकूमत गिराओ मुहिम में भी बदल सकते हैं अगर मज़ीद हमारे मुतालबात पे गौर ना किया गया, और इसको हम बाकी मुल्क में फैला सकते हैं, जगह जगह शहरों में धरने हो सकते हैं। तो ये सीरियस थ्रेट बन रहा है आपके ख्याल से हुकूमत के लिए? समीना देखें, बात ये है कि हाफिज़ नईम साहब ने जो बात की है उसकी एक बुनियादी वजह देखिए, आम यही तासुर था पहले कि जमात इस्लामी आएगी, धरना देगी, चली जाएगी, लेकिन खुद शायद जमात इस्लामी को भी ये यकीन नहीं था कि उनका धरना इतना कामयाब हो जाएगा। हुकूमत ने भी जो इनको इंगेज किया उनका भी ये ख्याल था। लेकिन देखिए, महंगाई आज हर पाकिस्तानी का इशू है। अब शुएब शाहीन साहब वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा हम हमेशा से ये बात करते हैं कि यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, और हम जिन लोगों को गरीब कहते हैं असल में वो बेचारे तो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। अब मामला वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट या IMF की रिपोर्ट से हल नहीं होगा। मामला तो हल होना है कि अमलन यहाँ पे मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, जो अमलन हो नहीं सकती इस वक्त। IMF के प्रोग्राम और मौजूदा मुआशी सूरत हाल में आप ये देखें कि जमात इस्लामी खुद भी हुकूमत में हो तो वो अपने मुतालबात में अमल नहीं कर सकती। जो उनके मुतालबात हैं इस वक्त मौजूदा मुआशी सूरत हाल में वो पूरे नहीं किया जा सकते। लिहाजा ये ज़रूर हो सकता है कि जमात इस्लामी अपने इससे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसको हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल दे और मुल्क की इस पे अपना जो सिलसिला है एहतजाज का। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक महदूद है कि जमात इस्लामी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने एक रिवाइवल के लिए इसको यूज़ कर ले, या आपको लगता है कि कहीं उसको कोई इशारा, कोई सपोर्ट मौजूद है और वो इस वजह से अब बैठ गए हैं और धरना उनका जारी है? वरना हमने यहाँ पे देखा है कि जब एहतजाज की कोशिश होती है, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किस तरह मुंतशिर किए गए हैं। अभी हमने इस्लामाबाद में लापता अफराद का जब एहतजाज हो रहा था, मारंग बलोच उसको लीड कर रही थी, उनको भी वहाँ से भिजवाया गया वापस। उसके बाद फिर हमने PTI का जब एहतजाज अनाउंस हुआ तो हमने देखा कि उनको तो बैठने ही नहीं दिया गया, एहतजाज करना तो दूर की बात है। तो इस तरह की भी सिचुएशन, तो जमात इस्लामी को बैठने भी दिया गया है, फैसिलिटेट भी किया गया है, उनसे बातचीत भी की जा रही है, इंगेज भी किया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये नेचुरली हो रहा है, या इसको किसी और एंगल से भी देखा जा सकता है कि जमात इस्लामी भी कहीं किसी और एजेंडे पर है? देखिए, जमात इस्लामी मेरे नज़र में किसी एजेंडे पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जमात इस्लामी को कोई इशारा नहीं है। नंबर 3, ये जो आपने बात की, असल चीज़ ये है कि जमात इस्लामी का माजी में कोई बैगेज नहीं है। वो कोई दहशतगर्दी का बैगेज उठा के साथ नहीं आई, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट दुश्मन होने का बैगेज साथ उठा के नहीं आई,
वो मुनज़्ज़म तमाम इन सियासी जमातों से ज़्यादा है। वो लापता अफराद से ज़्यादा पे एहतजाज करने वालों से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, वो PTI से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुनज़्ज़म है। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता कि वो किसी इशारे पे हैं। वो इस वक्त उन्होंने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख लिया। अवाम महंगाई से इस वक्त परेशान है और जमात इस्लामी काफ़ी अरसे से अवामी सियासत से हट चुकी थी। तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? आप कह रहे हैं कि ये मुतालबे तो पूरे नहीं हो सकते, तो इनको कैसे घर भेजना है? इसके लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बना सकती है? हुकूमत यही स्ट्रेटजी बनाएगी कि इनको आसरा उसरा दे के, को हाथ उठ फेड़ के राजी करके कि अच्छा हम जो अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन अमलन हुकूमत इनको कुछ ज़्यादा दे नहीं सकती कुछ। और ये जमात इस्लामी भी हुकूमत का ये ख्याल है कि इनसे अच्छा सलूक करो, इनका ख्याल रखो और फिर इनके मिन्नत अल्लाह करके भेज दें। और जमात इस्लामी भी जब देखेगी कि बस ठीक है काफ़ी हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया तो उठ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने TLP का भी एहतजाज देखा, वो लोग भी बैठे और उसके बाद फिर कुछ देर वो बैठे रहे और उसके बाद वो चले गए, और उनका भी हमने देखा कि उनकी वजह से बड़ी रुकावट थी, शहरी भी बड़े परेशान थे, सब कुछ था। लेकिन ये तो हमें बहरहाल एक चीज़ बहरहाल नज़र आ रही है कि हुकूमत की एक डबल पॉलिसी है। कुछ लोगों को तो एहतजाज के लिए जगह भी दे दी जाती है। अब जमात इस्लामी भी कोई NOC लेके तो नहीं आई हुई, लेकिन उन्हें बैठने की जगह भी दे दी और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। TLP भी बगैर किसी NOC के आए और वो बैठे रहे। अब ये चीज़ तो एक इस्टेब्लिश हो गई है कि ये लोग, जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एक डिफरेंट पॉलिसी जो है वो हमें हुकूमत की नज़र आती है। PTI के लिए वो स्पेस वो नहीं देते। उसमीना बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसकी फिर बुनियादी वजह वही है कि PTI के साथ जो 9 मई का बैगेज लग गया, जब तक वो वाला मामला इशू हल नहीं होता उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की पीछे पॉलिटिकली फायदा भी तो उठा रही है ना हुकूमत। बैगेज हो या ना हो, या वो आगे करें या ऐसे ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको इस बहाने ये मौका जरूर मिल गया कि इसी बहाने इनको निकलने ना दो। नहीं तो कौन सी हुकूमत है जो पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाती? हर हुकूमत ये करती है, मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, और अगर इसकी जगह PTI होती तो वो भी करते। PTI के दौर में तो खैर एहतजाज होते रहे हैं, और हमने देखा है कि सारी जमातों को फ्री हैंड था, सब ने रैलियां भी निकाली, लॉन्ग मार्चेस भी किए। सिर्फ एक बात सिर्फ एहतजाज की नहीं है, बात तो ये है कि पॉलिटिकली इन सियासी जमातों को देखिए, हमारे यहाँ जो सियासत की जा रही है, माफ़ कीजिएगा, वो सियासत बड़ा इक़्तिदार की जा रही है। सियासत बड़ा सियासत तो की नहीं जा रही। वो PTI ने भी अपने दौर में सियासत बड़ा इक़्तिदार ही की है। इन्हें जो भी चीज़ फायदा की नजर आती है उस पर ये फायदा। मैं इस वक्त ये बात नहीं करी, मैं ये कह रही हूँ जो आप बात करें ना कि कोई भी हुकूमत में हो, वो पॉलिटिकल फायदा नहीं दूसरे को लेने देता, तो उन्होंने बहरहाल मार्चेस भी किए, उन्होंने एहतजाज भी किए, धरने भी दिए। मौलाना साहब कितने दिन आज यही सूरत हाल में कुछ जमातों को मौजूदा हुकूमत अलाउ कर रही है, कुछ को नहीं। लेकिन अब मैं इससे थोड़ा आगे सिर्फ एक इसका जवाब ले लें फिर आगे जरूर जाएं, क्योंकि जो मेन चीज है, जब PTI का 9 मई का बैगेज नहीं था तो उन्होंने 124 से पहले भी नहीं करने देते। उन्होंने धरना दिया नहीं, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रही। मैं एक सेकंड बात सुन लेना। 9 मई से पहले, हाँ जी, जब इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, उससे पहले 3 रैलियां मैं आपको बता सकती हूँ। 3 रैलीज ज़मान पार्क से जो निकलनी थी, उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, मार्च की बात कर रही हूँ, नहीं निकलने दी थी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होना था, उससे पहले 2022 में जो होना था 25 मई, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या उन्होंने निकलने दिया था? उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था, वो 1 साल पहले की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस हुकूमत ने शुरू दिन से ये पॉलिसी रखी थी कि इनको एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलने देना। वो अलग बात है कि बाद में 9 मई का वाक़या हुआ, लेकिन ये पॉलिसी उससे पहले की थी, और उसमें हमने देख लिया था 25 मई को बर्बरियत की गई थी, मारा पीटा गया था, कारकुनों की गिरफ्तारी हुई, टीयर गैसिंग हुई, सब कुछ हुआ। 3 दफ़ा ज़मान पार्क से रैलीज जो थी उनको इमरान खान साहब ने मुलतवी किया था इसी वजह से, क्योंकि 1-2 दफ़ा तो इसी तरह पुलिस आ गई, सब कुछ वो माहौल बन गया, उन्होंने खुद ही रैली मुलतवी कर दी। तो ये 9 मई से पहले ही ये करना शुरू हो चुके थे। बाद में आप ये कह सकते हैं कि उनके हाथ भी एक बहाना लग गया कि जी 9 मई हो गया, अब हम नहीं करने दे रहे, लेकिन ये बात फैक्चुअली गलत है। ये उससे पहले भी ये कर रहे थे और उनको नहीं प्रोटेस्ट करने दे रहे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फैक्चुअली इसलिए गलत नहीं है कि 9 मई सिर्फ एक वाक़या नहीं है। मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ कि उससे पहले ये कर चुके थे। वो जो भी था उसके बाद जो हुआ है, देखिए आप वही बात करें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि 9 मई के बाद हुकूमत ने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, ये स्ट्रैटेजी उनकी 9 मई से पहले भी थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये याद रखें कि जो 2000, हाँ ये आप कह सकते हैं 9 मई के बाद उनको मौका मिल गया, उसको और यूज करें, लेकिन ये स्ट्रैटेजी उनकी पहले भी थी। एक ब्रेक ले लेते से बाद आते हैं जनाब इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई है, हमास के रहनुमा, उसने एक ज़ाहिर है तमाम मुस्लिम उम्मा को बड़ा उदास भी किया है, और उसके ऊपर सबके अंदर एक तशवीश की लहर भी है। आज पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर एक करारदाद मजम्मत की
मंजूर की गई है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अब लोग आगे भी देखना चाह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि ईरान में ये वाक़या पेश आया। ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आने की उम्मीद की जा सकती है, इम्कान किया जा सकता है इसके ऊपर भी। तो ये और इससे जुड़े बहुत से मामलात एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, और जिस तरह से उनका ये सारा शहादत का वाक़या पेश आया है उसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस राइज भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक एक मिस्ट्री भी है कि ये क्यों और कैसे हो गया। ईरान में उनका जिस तरह से उनको शहीद किया गया और ये वाक़या पेश आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कंडेम भी किया गया इसको। पाकिस्तान ने भी आज एक करारदाद मज़म्मत की पेश की है, मंजूर की है, और मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अब ईरान और इसराइल के ताल्लुकात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, गज़ा की जंग का क्या बनेगा, इस तरह के भी सवालात अपनी जगह खड़े हैं। और क्या अब ये सारी जो सिचुएशन है और ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकती है, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करें अली सरवर नकवी साहब। आप साबिक सफ़ीर हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर चुके हैं और सिफारतकारी में एक वसी तजर्बा रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नकवी साहब, सबसे पहले तो ये जो इस्माइल हानिया की शहादत है उसके हवाले से आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वाक़या है और जिस तरह से ईरान के अंदर ये पेश आया, सब लोग सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि गज़ा में, क़तर में वो महफूज रहे, लेकिन ईरान में इस तरह से वाक़या पेश आ गया। तो आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं? पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा सानेहा है और मेरा ख्याल है कि हमास और फ़लस्तीनी अवाम और दीगर मुस्लिम ममालिक सब इससे बहुत गमज़दा हैं। ये जो वाक़या हुआ है ये समझ में नहीं आता है। आपने सही कहा कि कुछ पुरसरार किस्म के इसके सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो जो एक धचका लगा है वो ये कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे और जिससे कि गज़ा में बमबारी के रुकने के इम्कानात थे वो अब बिल्कुल ही मुअत्तल हो जाएंगे और पता नहीं फिर कब शुरू होंगे। तो ये क्योंकि इस्माइल हानिया साहब जो हैं वही इस सारे प्रोसेस को लीड कर रहे थे हमास की तरफ से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस्माइल हानिया एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, उनकी बड़ी अच्छी शख्सियत थी, इसलिए हमास को और फ़लस्तीनी कौम को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो अब देखिए ये अच्छा अब क्यों इनके साथ इनका कत्ल हुआ है, इनकी शहादत हुई है, उस पे सवालात उठ रहे हैं। और ईरान में चूँकि वो उस वक्त मौजूद थे इसलिए ईरान के सिक्योरिटी सर्विसेज के मुतालिक भी अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ उनके सरजमीन पे। ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इजराइल ने कई मरतबा वहाँ पे हरकतें की हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि इसका भरपूर जवाब देंगे वो। तो मैं समझता हूँ कि इससे कशीदगी और बढ़ेगी और कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो हालात अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी ये जो तनाज़ा एक नया खड़ा हो गया है कि जो इसराइली दिफाई मुबस्सरीन है उनका ये कहना है कि जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल थे जिससे हमला किया गया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स जो आपको पता है अमरीकी एक बहुत मशहूर अखबार है, उसने ये लिखा है कि 2 माह पहले ही वहाँ पे बम नस्ब कर दिया गया था। अब तो ये तहकीकात कौन करे, किसको पता चले कि क्या सच क्या है। लेकिन ये जो नया तनाज़ा आप क्या समझते हैं कि इससे जो है इस काज को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? देखिए, अव्वल मैं आखिरी सवाल का जवाब दूं कि कॉज को तो नुकसान बहुत पहुंचेगा,
और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है फ़लस्तीनी कॉज, फ़लस्तीनी मौक़िफ़ के लिए। लेकिन जहाँ तक ये जो दो थियरीज़ आपने बताई, तो ये हमेशा होता है कि कोई ऐसी बड़ी वारदात के बारे में मुख्तलिफ थियरीज़ और क़यास आराइयाँ फैल जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। ये गाइडेड मिसाइल का एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, यानी जो इजरायली एक मुबस्सिर ने कहा है। लेकिन वो जो बम के नस्ब होने की बात है, उसका भी एक्टिवेशन बम का 2-3 महीने के बाद करना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। तो ये अब दोनों का मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये सही है, लेकिन ईरानी अथॉरिटीज़, ईरानी इंतज़ामिया इसका पूरा भरपूर एक तफ्तीश करेगी और पता करेगी कि ये क्या हुआ। जैसे आपने खुद भी मेंशन किया था कि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट तो आया कि वो बदला लेंगे, इसका जवाब देंगे, लेकिन आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट ही रहेगा या फिर इसके ऊपर वाकई ईरान की तरफ से कोई एस्केलेशन, कोई अटैक किसी किस्म का या कोई भी ऐसी जारियत हो सकती है या जवाब दिया जा सकता है जो कि आगे मामले को मज़ीद ख़राब करे? जी देखिए, ईरान इस वक्त एक तब्दीली के हालत में है, क्योंकि वहाँ पे नया सदर उसने हलफ उठाया है। उसी तकरीब में तो हानिया साहब तशरीफ ले गए थे और अब पूरी एक नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई इंतज़ामिया आ रही है, वज़ीर नामज़द हो रहे हैं। तो ईरान का एक ट्रांजिशन है इस वक्त, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, इसलिए ईरान फ़ौरन इस पे रिएक्ट नहीं कर सकता है। वो वहाँ पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे सारी नहीं है, लेकिन इस पे जाहिर है वो बहुत टॉप प्रायोरिटी पे काम करेंगे। और आज एक कोई मुबस्सिर मैं BBC पे सुन रहा था, जो इजरायली है, वो नहीं, वो है अरब, मगर इजरायली एरिया में रहती है। उसने कहा कि हो सकता है कि कोई नए किस्म का रिएक्शन या रिटेलिएशन हो। वो उसने कहा कि जैसे कि कोई इजरायली एम्बेसी के ऊपर हमला हो जाए, और या इस तरह की बातें हो रही हैं या कुछ और हो। तो अभी ज़रा ईरान को थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 दिन गुजरेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कि। नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने जो है उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ये कहा है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह से बचाने के लिए वो इसराइल की मदद मज़ीद करेगा, मज़ीद फ़ौजी भी वहाँ भेजेगा और बहरी बेरा जो है वो भी खलीज फारस में पहुँचा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान की तरफ से कोई मुमकिना हमले को बुनियाद बनाकर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और ये एक बहुत मुमकिन सूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान और अमेरिका दोनों इस वक्त, अमेरिका में इलेक्शन का जोर है और ईरान में अभी ट्रांजिशन हुआ है, तो दोनों ही इस वक्त कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो कि जंग की तरफ जाए। उनके इंटरनल सिचुएशंस ऐसे नहीं है कि उन्हें सूट करे, ठीक। लेकिन इसमें ये फरमाइएगा नकवी साहब कि हमास के लिए कितना बड़ा एक गैप आ गया, और अभी तक हम देख रहे थे 1 साल हो गया है कि इसराइल की तरफ से जो जारियत जारी है गज़ा के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अभी तक मज़ामत की जा रही थी। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो कितना बैकफुट पर गए होंगे इस नुकसान से जो हुआ है इस्माइल हानिया की शहादत से, और क्या आगे भी आप समझते हैं कि हमास लड़ने की पोजीशन में रहेगा, लड़ाई जारी रख सकेगा? जी, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं जानता कि उसके ऊपर उनके लड़ाई पे कोई असर होगा, मगर मेरा ख्याल ये है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इस्माइल हानिया लड़ाई में तो वैसे भी वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, और वो तो मुज़ाकरात में, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे। तो जो वहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स हैं हमास के, वो लोग तो वहीं मौजूद हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और वो जैसे कि जो गमाली हैं, उनको वो
अपने पास रखे हुए हैं और अभी तक रिलीज करने का कोई उन्होंने अंदिया नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब कोई समझौता होगा तो उस सूरत में शायद कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा नकवी साहब, ये जो तकरीबन 40 के करीब मुस्लिम ममालिक की फ़ौज हैं, ये मुस्लिम ममालिक भी को मिल के कोई इकट्ठे हो के को मुत्तहिद हो के इसराइल के ख़िलाफ़ किसी तरह का ऑपरेशन करने की, को हमला करने की, को उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, या ये सिर्फ इसी तरह से ख्वाब ही देखेंगे? हाँ नहीं, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि ये इस्लामिक फोर्स कुछ नहीं कर रही, ना उसके तरफ से कोई रिएक्शन आया है। और देखिए ना, मैंने तो शुरू में कहा था कि जब ये बमबारी शुरू हुई वहाँ पे तबाही मचाई हुई है, कोई घर खड़ा नहीं है, मर्द औरत बच्चे सब मारे जा रहे हैं। बच्चे खास तौर पे इतने बेचारे शहीद हुए हैं कि दिल दहल जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल जो है चेंज नहीं। तो मैंने शुरू में कहा था कि एक डिक्लेरेशन आना चाहिए मुसलमान मुल्कों की तरफ से कि इजराइल कुछ ना करे तो कम से कम बॉम्बिंग कैंपेन अपनी रोक। शहरियों को, मासूम लोगों को मारना, ये कहाँ की जंग है? ये किस किस्म की जंग है? तो ये तो मुसलमानों को नहीं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये एक हमें कमज़ोरी नजर आई ओवरऑल मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि जो प्रेशर डाला जा सकता था डिप्लोमेटिकली उस तरह से नहीं डाला जा सका। लेकिन नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।